Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, previous lecture में हमने testing of hypothesis about difference between means when the samples are drawn independently उसके बारे में बात की थी. Today we will discuss about testing of hypothesis about the two means with paired observations, because there are certain situations where independent samples are not possible. ठीक है, जब मैं independent sample की बात करता हूँ, it means the samples are drawn independently. But when the paired or dependent sample की बात करूँगा, इससे मुराद क्या है कि suppose अगर आपने students हैं जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका आपने NTS टेस्ट स्कोर ले लिया. ठीक है, अब 1 सेमेस्टर के बाद आफ्टर 1 सेमेस्टर दोबारा उनका टेस्ट हुआ, आफ्टर 4 मंथ्स उनका दोबारा टेस्ट हुआ. नाउ यू वांट टू सी इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट. तो अब आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि आपने उनका पहले टेस्ट लिया, उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स या 4 मंथ्स दोबारा टेस्ट लिया और देखा कि इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट बिटवीन दीज टू स्कोर्स. इसी तरह अगर आप देखना चाहें कि हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट, ह्यूमन हार्ट बीट इन रिलैक्सिंग पीरियड एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, यू कैन टेस्ट दिस टू हार्ट बीट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हार्ट बीट्स. ठीक है, इसी तरह अगर आप और टेस्ट लेना चाहें तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, उनका आपने IQ लेवल देखना है. तो एक तो ये था कि आपने उनका टेस्ट लिया, IQ लेवल लिया, और मतलब एक उनको टेस्ट दिया, IQ टेस्ट दिया, उसके बाद उनको दोबारा कुछ टाइम के बाद दोबारा IQ लेवल लिया, उनका टेस्ट लिया. तो ये बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिपेंडेंट सैंपल. ठीक है, और डिपेंडेंट सैंपल में क्या होता है कि एक ही आदमी के ऊपर 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली जाती है. कोई भी आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उसके ऊपर आपने 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशंस लेनी है. ठीक है, अब जब इंडिपेंडेंट सैंपल होता है तो दे आर बेसिकली बोथ डिफरेंट. जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ के दरमियान आप देखना चाहते हो कि उनका IQ लेवल क्या है. अब दीज आर बोथ सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर एक ही आदमी एक यूनिट के ऊपर आप 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशंस लोगे तो वो क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड डिपेंडेंट सैंपल्स आर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन भी इसको हम बोलते हैं. इसीलिए वर्ड इसके लिए पेयर यूज किया जाता है कि आपने पहले ऑब्जर्वेशन ली, उसके बाद दोबारा फिर ऑब्जर्वेशन ली. ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें और डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें देख सकते हैं कि आपने सपोज अगर आप देखना चाहते हैं कि एक आदमी है वो जी दावा करता है कि ये मेरे पास जो क्या नाम है वेट रिड्यूसिंग पिल्स हैं. ठीक है, वेट रिड्यूसिंग पिल्स जो हैं ये वेट रिड्यूस करती हैं. ठीक है, और हमने इस चीज़ को अब देखना है. हमने क्या किया कि हमने 10 पेशेंट्स को या 10 ह्यूमन बीइंग्स को वो पहले उनका वेट डाल लिया. ठीक है, अब हमने उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 6 वीक्स जब उन्होंने पिल्स हमने उनको खिलाई और पिल्स खिलाने के बाद अब दोबारा हमने उनका वेट किया तो हमने देखा कि आया वेट रिड्यूस हुआ या नहीं. इसी तरह देयर आर सर्टेन पिल्स जो कि वेट को इंक्रीज करती हैं. तो अब अगर हम देखना चाहेंगे तो अब क्या करेंगे कि हमने पहले वेट कर लिया, उसके बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स उसके बाद हमने दोबारा उनका वेट किया तो हमने देखा कि आया ये जो मेडिसिन खाने से उनका वेट इंक्रीज हुआ या ये जो कम्प्लान का सिरप उन्होंने पिया उससे उसका वेट इंक्रीज हुआ या नहीं. तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में इस तरह की चीज़ें आएंगी. बेसिकली इसमें जो एक्सट्रानियस सोर्स ऑफ वेरिएशन है उसको कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, जो वेरिएशन है उसको कंट्रोल किया जाता है कि एक ही आदमी के ऊपर 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशंस ली गई. बात समझ में आ रही है आपकी. तो अब इसमें होगा क्या, इसमें वो जो इंडिपेंडेंट सैंपल थे बैन उसी तरह हम हाइपोथेसिस उसी तरह बनाएंगे. μ1 इज इक्वल टू μ2 या μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू सम डेल्टा नॉट और μ1
minus mu2 is less than delta naught or greater than delta naught and so on. लेकिन टेस्ट स्टेटिस्टिक चेंज हो जाएगी, टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब इसमें देखना आपको ये होगा कि यू हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस, और उसको हम डी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, वी कैन डिनोट इट बाय स्मॉल एट्स। तो हम इस तरह करते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो प्रोसीजर इसका लिख लेते हैं हम, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स व्हेन द पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। तो प्रोसीजर में इसमें ये है, procedure for testing the hypothesis about two means और paired observation लेट लें आगे। इसको मैं ब्रैकेट में डिपेंडेंट सैंपल भी कह देता हूँ, बाज़ बुक्स में डिपेंडेंट सैंपल का कंसेप्ट है यहाँ पर। अब वर्ड डिपेंडेंट इसलिए है कि अगर आपने जिस ऑब्जर्वेशन पहले जिन स्टूडेंट्स की या जिन पेशेंट्स की पहले ऑब्जर्वेशन ली, दोबारा उन्हीं की लेनी पड़ेगी सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है। तो we state our hypothesis as जी। तो सबसे पहले H0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू सम डेल्टा नॉट, और इसी तरह H1 एज यूजुअल जो हम बनाते थे इंडिपेंडेंट सैंपल वाला केस greater than delta naught, or H1 can be μ1 minus μ2 less than delta naught। तो ये टू टेल टेस्ट होगा, और this will be one tailed। and this is also one tailed। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने अल्फा जो है डिफाइन अल्फा, वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 0.05, डिफाइन आर गिवन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या आपको दिया होगा या आप डिफाइन करेंगे। ये 1% भी हो सकता है, इट कैन बी 2%, इट कैन बी 3% एंड सो ऑन। लेकिन जब बायो में या मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम अल्फा की वैल्यू को बहुत कम लेते हैं, बिकॉज ये इंसानी जिंदगी का ताल्लुक है इसके साथ। तो ये है जी टेस्ट स्टेटिस्टिक। टू बी यूज्ड इज जी, तो टी ही इसमें यूज होगा, सैंपल साइजेस लेस ही होंगे। तो ये बेसिकली एक्स बार माइनस डेल्टा नॉट एस ओवर अंडर रूट एन। तो सिंगल सैंपल के लिए जो हम यूज करते थे वहाँ एक्स बार माइनस म्यू नॉट आता था, यहाँ मैंने एक्स डाल दिया। वेयर विच अंडर एच नॉट, मैं डाल देता हूँ विच अंडर एच नॉट follows T distribution with n-1 observations। ठीक है। और here
h किसके बराबर है? इट कैन बी h1 माइनस h2। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन h1, सेकंड ऑब्जर्वेशन, इनका जो डिफरेंस है इसको हमने h के साथ डिनोट कर दिया है। अब हमारे पास ये डिफरेंसेस आएंगे। अब आप देखिएगा कि जब आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहेंगे, तो जाहिर बात है जो बाद में चीज़ आ रही है उसको पहले सैंपल से माइनस करना पड़ेगा। जब आप डिक्रीज देखना चाहेंगे तो डिक्रीज देखने के लिए जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है h1 में से h2 माइनस करना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को हम h1 माइनस h2 या h2 माइनस h1 इसको हम खुद सेट कर सकते हैं विद द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो एक चीज़ आप ज़हन में रखिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सैंपल का बड़ा सा मुश्किल काम होता है कि दोनों का पेयर टी टेस्ट लगेगा या ऑब्जर्व जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा। इस चीज़ के ऊपर बड़ा आपका मुताला चाहिए और यू शुड हैव एक्सपीरियंस। आप जितने इस पे न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन सॉल्व करोगे आपको आइडिया होगा क्योंकि डिस्टाइज्ड होता है ये टेस्ट, पता चलता है कि ये पेड ऑब्जर्वेशन था लेकिन इंडिपेंडेंट सैंपल लगे होते हैं या इंडिपेंडेंट सैंपल लगा दिए जाते हैं जबकि वो पेड टेस्ट टी टेस्ट होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको क्वेश्चन की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन की थ्योरी में से आपने देखना है कि आया जो सेम यूनिट था उसके ऊपर 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली गई है। अगर ये इस तरह का केस है तो ये पेड टी टेस्ट लगेगा, बिकॉज फार्मूला चेंज हो जाएगा। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हम SP पूल्ड एस्टिमेट को निकालते हैं, वेयर एज पेयर टी टेस्ट के अंदर हम डायरेक्ट S को सिंपल स्टैंडर्ड डिवीजन को निकालते हैं। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड डिवीजन किसकी होती है? डिफरेंसेस की होती है। तो डिफरेंसेस को हमने किसके साथ शो किया है? H के साथ। बाज बुक्स में इसको D के साथ शो किया हुआ, D। तो फार्मूला बना दिया D बार माइनस 0 ओवर SD डिवाइडेड बाई √n। तो आप D अगर यूज करना चाहें यू कैन यूज इट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो हम डिफरेंस लेते हैं ये किस बेस पर लेते हैं। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखने के बाद हम इससे आइडिया होता है कि h1 माइनस h2 हमें करना चाहिए या h2 माइनस h1 करना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं सपोज कि जी वेट इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, जैसे मैंने अभी शुरू में एग्जाम्पल दी थी आपको कि जी पिल्स हैं ये वेट को इंक्रीज करती हैं, तो आपने पहले वेट ले लिए, उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स वो पिल्स खाने के बाद दोबारा वेट लिए। अब आपने इंक्रीज देखनी है तो जाहिर बात है बाद वाला जो आ रही है वैल्यू उसमें से पहले वाली माइनस करेंगे, यानी h2 माइनस h1 होगा। अंडरस्टैंड? तब इंक्रीज का पता चलेगा। और अगर आप ये कह दें कि ये पिल्स हैं जो वेट को डिक्रीज करती हैं, तो डिक्रीज करने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम डिक्रीज को देखने के लिए तो जो पहले वजन था उसमें से बाद वाला वजन उसमें से माइनस करेंगे, यानी h1 माइनस h2। तो इस चीज को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन डील विद। तो स्टेप नंबर 4 है। अच्छा, इसमें यहां पे बताता चलूं S का वही फार्मूला है जो आप यूज करते हैं, समेशन h माइनस h बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, अगर आप D यूज करते हैं तो यहाँ आ जाएगा D माइनस D बार ओवर n माइनस 1 और साथ ये है, और यहाँ पे साथ सबस्क्रिप्ट के अंदर D डाल देते हैं। तो बाज बुक्स में ऐसे भी किया हुआ है, मैं इसलिए बताना चाह रहा था। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 3D कंपैरिजन। तो 3D कंपैरिजन क्या है जी? टी का जैसे ऑलरेडी आप यूज करते हो, टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये ज़हन में रखिए जब पेड ऑब्जर्वेशन होंगी तो हमारे पास कितने पेयर हैं? पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो n है। ठीक है, अगर हमारे पास 10 पेयर है इसका मतलब है कि उसकी पहली ऑब्जर्वेशन बाद वाली ऑब्जर्वेशन उसको n1 और n2 नहीं लेना, आपने 10 पेयर्स लेने हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स? ये n पेयर्स है। ठीक है, -1 और t इज ग्रेटर देन t अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू है। इसी तरह 1 टेल है तो 2 टेल, 1 टेल के लिए क्या होगा? अगर लेफ्ट टेल है तो t इज लेस देन माइनस टी अल्फा, यहाँ पर अल्फा बाई 2 नहीं आएगा, विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और t इज ग्रेटर देन पॉजिटिव साइन के साथ t अल्फा
विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये रिटार्डेंट टू द H1 है, अगर H1 में लेस है तो यहाँ भी लेस आएगा, अगर वहाँ ग्रेटर है तो यहाँ भी ग्रेटर साइन आएगा। स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन है। इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t falls in the critical region, reject H0, otherwise एक्सेप्ट H0। ठीक है जी, तो ये वो प्रोसीजर था। अब हम इसमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है द वेट्स ऑफ four persons before they stopped smoking and 5 weeks after they stopped smoking, are as follows। ठीक है जी, ये पर्सन है 1 2 3 4 4 लोड है ये। तो बिफोर उनका वेट लिया गया और आफ्टर तो बिफोर वेट था 148 और आफ्टर 5 वीक्स दोबारा स्मोकिंग छोड़ दिया। अब 5 हफ्तों के बाद दोबारा वजन लिया गया तो ये था उसका वजन। जो सेकंड पर्सन है उसकी पहली रीडिंग ली गई 176 है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और थर्ड जो था फोर्थ 116 था और अब 121 हो गया। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि सेम पर्सन वर यूज्ड ट्वाइस, उनके ऊपर पेड ऑब्जर्वेशन ली गई है। अब ये इंडिपेंडेंट सैंपल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? बिफोर और आफ्टर का वेट जो लिया गया है ये पेड ऑब्जर्वेशन है। क्यों कि सेम पर्सन, पहला आदमी जो है उसी का बिफोर लिया गया और जब उसने स्मोकिंग छोड़ दी 5 हफ्ते बाद दोबारा उसका वजन लिया गया। अब कहता है टेस्ट the hypothesis that giving up smoking has
नो इफेक्ट ऑन पर्सन's waste। ठीक है जी। तो अब जैसा कि नाम से जाहिर आ रहा है ये इस लैंग्वेज से कि नो इफेक्ट जब कहता है इससे मुराद क्या है कि टू टेल टेस्ट है। अगर यहाँ कह देता कि आफ्टर 5 दे वेट गेन, क्या हुआ, वेट गेन, तो फिर ये 1 टेल टेस्ट हो जाता। अब नो इफेक्ट है, इससे मुराद क्या है, ये 2 टेल टेस्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, जैसे वो पहले था स्मोकिंग छोड़ देने के बाद भी उसको कोई फर्क असर नहीं पड़ा। तो सॉल्यूशन में है जी, सॉल्यूशन में आप देखें तो H0 क्या है पहला स्टेप में, H0 में μ1 इज इक्वल टू μ2। आप इसको μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। और H1 क्या होगा, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। इससे मुराद क्या है कि फर्क पड़ा है। μ1 इज इक्वल टू μ2 से मुराद क्या है, नो इफेक्ट। जैसे वो पहले था बाद में भी वैसे ही है। और यहां पे लिख लें सम इफेक्ट। अब जब सम इफेक्ट से मुराद है तो इससे मुराद है कभी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बना रहा है, ये चीज बता रहा है कि नॉट इक्वल से मुराद क्या होता है, लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। अब उसने लेस और ग्रेटर के बारे में एग्जैक्ट नहीं पूछा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है जी, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0.05, ये हमें दिया हुआ है। स्टेप नंबर 3, द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज तो टी हम यूज करेंगे, दैट इज एक्स बार माइनस 0, क्योंकि μ1 माइनस μ2 जो हम लिख सकते थे, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 है, s ओवर अंडर रूट n which follows t distribution with n minus 1 degrees of freedom because we have n pairs 4 persons, ठीक है। अच्छा, s का फार्मूला क्या है जी, वही यू नो दैट x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और इस सारे का अंडर रूट। तो ये हमारा s का फार्मूला हो गया। और h किसके बराबर है, दैट इज x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। अब यहाँ पर मैंने जब इंक्रीज की, जब मैंने देखना चाहता हूँ इज देयर एनी इंक्रीज इन वेट, तो x2 माइनस x1 कर सकता था, फिर 1 टेल बन जाता, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं यूं भी कर सकता था, यानी हाइपोथेसिस में बना लूँ नो इफेक्ट के बजाय मैं कहूँ इज देयर एनी इंक्रीज, टेस्ट हाइपोथेसिस दैट इज देयर एनी इंक्रीज इन वेट। तो अब इंक्रीज इन वेट देखने के लिए बाद वाले वेट में से पहले वाला वेट माइनस करना पड़ेगा ना। यानी इसी को हाइपोथेसिस को अगर मैं यूं बना लूँ, एक और हाइपोथेसिस आप समझ ले बना रहा हूँ मैं, H0 आप कह लें, ये हम बाद में लिखेंगे, लेकिन H1 कहता हूं कि μ1 इज लेस देन μ2। इससे मुराद क्या है कि आफ्टर, μ2 क्या है, आफ्टर को शो कर रहा है, आफ्टर, और μ1 क्या है, बिफोर, और ये किसको शो कर रहा है, आफ्टर को, ठीक है। इससे मुराद क्या है, अब जब मैं इसको यूं लिखता हूं तो अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ तो इसको बेसिकली मुझे इसको लिखना चाहिए था, इंक्रीज देखना चाह रहा हूँ, तो यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ विल बी मोर सूटेबल, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ
कि जी बताएं कि 5 हफ्ते जब उन्होंने स्मोकिंग छोड़ी तो उनका वजन इंक्रीज हुआ, टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द ऑफ इंक्रीज इन वेट, दैट द वेट वाज इंक्रीज, तो फिर क्या हो जाएगा, म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 और म्यू 1 इज लेस एंड इक्वल, या इक्वल टू कर ले, इक्वल का साइन हमेशा एच नॉट में आएगा। अब यही हमारा हाइपोथेसिस बन जाएगा। अब एच हमारा क्या कहलाएगा, h2 माइनस h1 बिकॉज वी आर गोइंग टू सी द इंक्रीज इन वेट। तो जब x ये होगा तो जाहिर बात है ये h2 माइनस h1 अब जब करेंगे तो बाद वाला जो आफ्टर वाला वेट है उसमें से बिफोर वाले वेट को माइनस करेंगे और उसके बाद जो ये राइट टेल बनेगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा, वन टेल टेस्ट बनता है और कौन सी टेल है, राइट टेल टेस्ट। तो ये राइट टेल टेस्ट हो जाएगा और इसमें जो है इसमें आप टी की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्रिटिकल वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे और हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो ये आप खुद एज एन असाइनमेंट इसको कीजिएगा। ठीक है, इसी हाइपोथेसिस के अंदर मैंने एक और बना दिया। चलें जी आप इसको देखिए, नो फैक्ट वाले को, नो फैक्ट से मुराद क्या है कि म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन है। जी कंप्यूटेशन में क्या होता है जी, तो सबसे पहले तो आप एच निकाले ना, h1 देखें क्या है। अगर मैं इसको h1 कहता हूं तो h1 दैट इज 148, 176, 153 एंड 116। इसी तरह h2 क्या था, दैट वाज 154, 176, फिर 151 एंड 11121। तो अब चूंकि ये नो फैक्ट की बात कर रहा है तो h को मैंने ले लिया, h स्मॉल h इज इक्वल टू h1 माइनस h2। क्योंकि आप किसी भी टेल पे आप इसको टेस्ट कर सकते हो। जब नो फैक्ट की बात है तो h2 माइनस h1 कर दूं या h1 माइनस h2 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 148 माइनस 154 तो माइनस 6, 0, 2, 1 6 है तो माइनस 5, एक कॉलम बना ले एच आई स्क्वायर, दिस इज अवर एच आई। तो h1 आई h2 आई था ना, तो 36, 0, 4, 5, 40, 65। तो इसको अगर सम करना चाहें 6 और प्लस 5 11, 11 माइनस 11 प्लस 2 तो माइनस 9 इसका सम आ रहा है। ये समेशन एच की वैल्यू है और दिस इज समेशन एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं। एच बार का फार्मूला क्या है, समेशन एच ओवर एन, तो माइनस 9 ओवर 4। ठीक है, इसको देखिए क्या आता है। उसके बाद एस का फार्मूला दैट इज समेशन एच आई, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ निकालता चलूँ, समेशन एच आई माइनस एच बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समेशन एच आई स्क्वायर माइनस समेशन एच आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये आ जाएगा 65 माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हल करके देखते हैं क्या आता है। जी तो ये आ रहा है 44.75। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट फार्मूला लगा लिया ना, तो ये आ गया 44.75 डिवाइडेड बाई 3 और इस सारे का अंडर रूट।
तो 3.86 ये वैल्यू है जी, एस की वैल्यू आ गई। आप फार्मूले में पुट करें, 9 इसमें देख लें, 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2.25, तो टी का फार्मूला क्या है जी, एक्स बार माइनस 2.25 माइनस 0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 है। और एस का क्या है, वैल्यू आई है 3.86 डिवाइडेड बाई 4, ये सॉल्व होने के बाद माइनस 1.166 ये वैल्यू आई है जी। स्टेप नंबर 5, तो थ्योरेटिकल रीजन क्या है जी, t इज लेस देन माइनस टी अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1, ये जनरल में लिख रहा हूं, ठीक है। t इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1, ये तो जनरल लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, तो माइनस टी तो अल्फा बाई 2.025 और n की वैल्यू क्या थी 4 माइनस 1 3, r राइट टेल पे क्या बन रहा है, t इज ग्रेटर देन 0.025 3, r इसमें r लिख रहा हूं। अब इस वैल्यू को टेबल से देखें और इसी तरह ये वैल्यू टेबल से देखें, तो टेबल में देखते हैं हम इस वैल्यू को। तो टी स्टूडेंट्स टी का टेबल है, उसको आपने यूज करना है। यहाँ पर 0.253 के ऊपर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये आ रही वैल्यू 3.182 3.182। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो ये इसको मैं यूं प्लॉट कर सकता हूँ, आई कैन प्लॉट इट लाइक दैट। इट शुड बी सिमेट्रिकल, सेंटर से फासला बराबर होना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये आ रही है 3.182 ये वैल्यू है, और इसी तरह लेफ्ट टेल पर ये वैल्यू है माइनस 3.182। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है 0 है सेंटर में। अब आप बताएं कि माइनस 1.116 जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, माइनस 1 पॉइंट, ये माइनस 3 है तो माइनस 4 हो रहा है, इस मीन्स चाहिए यहाँ पे कहीं लाई करेगी। तो दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन 1 माइनस अल्फा, इस रीजन को हम क्या कहते हैं 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2 इस साइड पर और अल्फा बाई 2 इस साइड पर। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई। स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन आ गया। Since the computed value of t is equal to minus 1.116 lies in the acceptance region. Therefore, we accept H naught and conclude that there is no fact that
by giving up smoking. इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्मोकिंग तर्क कर दी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये था हमारा पेयर टी ऑब्जर्वेशन के बारे में, पेयर टी टेस्ट के बारे में। इसमें आपने देखा। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, अ टैक्सी कंपनी is trying to decide whether the use of the radial tires instead of regular tires रेगुलर बेल्टेड टायर्स है, ये improves fuel consumption। ठीक है, इसने इकोनॉमी लिखा हुआ, फ्यूल इकोनॉमी। improves fuel economy या consumption, एक ही बात है। तो 12 tires were used with radial tires and driven over a prescribed test course। ठीक है जी। without changing the drivers the same cars were then equipped with regular belted tires and driven once again over the test course। The gasoline consumption
in kilometer per liter was recorded as ठीक है। तो रेडियल टायर्स के साथ क्या है जी, दूसरा बेल्टेड टायर्स है। जी पर किलोमीटर क्या आ रहा है जी, 4.2, 4.7, 12 वैल्यूज हैं ये बेसिकली, 6.6, 7.0, उसके बाद 6.7, 4.5, 5.7, 6.0 and 7.4, 4.9, next value 6.1 and the last is 5.2। इसी तरह बेल्टेड टायर्स में क्या वैल्यूज हैं जी, 4.1, 4.9, 6.2, 6.9, 6.8 और 4.4, 5.7, 5.8 and the next value 6.9 and 6.9 mean 4.7, 6.0 and the last one is 4.9. So these are the 12 core values with radial tires and with the belted tires. कहता है अब question is at alpha is equal to 0.025 can we conclude that cars equipped with radial tires give better fuel economy than those with belted tires. Assume the populations to be normally distributed। तो ये था क्वेश्चन। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बिकॉज द सेम कार ड्राइवर्स और सेम कार्स आर यूज्ड इन बोथ द केसेस विद रेडियल टायर्स एंड विद बेल्टेड टायर्स, इसलिए ये पेड ऑब्जर्वेशन का टेस्ट है। ठीक है, अगर ये कार डिफरेंट होती, आदमी चलाने वाले डिफरेंट होते और डिफरेंट ट्रैक्स पे होता तो फिर ये इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट बनता। अब सेम कार्स है, टायर बदल दिए, उनके ड्राइवर वही हैं,
वही टेस्ट है, उनको दोबारा पहले किया गया, उसके बाद दोबारा किया गया। अब हमसे पूछता है कि बताओ तो गैस equipped with cars equipped with radial tires give better fuel economy, इससे मुराद क्या है? यानी μ1 is greater than μ2, तब भी है ना, μ1 is greater than μ2। तुम्हारा H0 क्या बनेगा? पहले H1 बना लेते हैं क्योंकि वन टेल टेस्ट है। भाई μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इससे मुराद क्या है कि जो ऑन एवरेज ये अच्छी फ्यूल कंजप्शन दे रहे हैं बनिस्बत रेडियल बेल्टेड टायर से, ठीक है। यानी μr तो लिखते हैं और दूसरे तो μb कर दें, एक ही बात है कि ऑन एवरेज इनकी कंजम्पशन अच्छी है, तो इसको यूं ही लिखा जाएगा ना कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, और H0 क्या होगा? μ1 इज लेस एंड इक्वल टू μ2 उसमें जो इक्वल साइन उसी में आएगा, और ये वन टेल है और राइट टेल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था। और दूसरे स्टेप में अल्फा क्या गिवन है? 0.025, ठीक है जी, ये अल्फा मन गिवन है, ब्रैकेट में कर दें इसको गिवन। स्टेप नंबर 3 में टेस्ट स्टेटिस्टिक कौन सा है जी? The test statistic to be used is, तो t लगेगा x बार माइनस 0 यानी μ1 माइनस μ2 है यहाँ पर, s ओवर अंडर रूट n which follows t distribution with n minus 1 degrees of freedom। तो स्टेप नंबर 4 कंप्यूटेशन है। तो कंप्यूटेशन के अंदर क्या है? सबसे पहले s, ये हमें h चाहिए। व्हाट इज h? दिस इज h1 माइनस h2, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जो इसके डिफरेंसेस वो लिख रहा हूँ, तो h की वैल्यूज क्या है? h1 माइनस h2, तो 4.2 माइनस 4.1 तो 0.1 आ रहा है पहली वैल्यू। 4.7 माइनस 4.9 माइनस 0.2, 6.6 माइनस, तो ये 6 है तो 6 माइनस 2 4, 0.4, 7 तो ये 0.1 माइनस 0.1, 4.5 है तो प्लस 0.1, ये h की वैल्यूज चलती जा रही हैं जी। 5.7 माइनस 5.7 0, फिर 6.0 माइनस 5.8 0.2, 7.4 माइनस 6.9 तो ये आ रहा है 4 प्लस 5 0.5, उसके बाद 4.9 माइनस 4.7 0.2, 4 6.1 माइनस 6.0 तो 0.1, 5.2 तो ये आ रहा है 0.3। तो ये डिफरेंसेस है H1 माइनस H2, रेडियल टायर्स माइनस बेल्टेड टायर्स, ठीक है। अब अपने कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यूज ऐड कर दूंगा, या इसको आप सम कर लें, उसके बाद हर एक वैल्यू का स्टेज करके वो फार्मूला लगा लें, ठीक है। इट इज़ अप टू यू, या आप चाहें तो मोड एसटी में जाकर इन वैल्यूज को ऐड करें, पुट करें, और उसके बाद देखिए क्या वैल्यू ये देता है एस टी और एच बार की। जी, तो पॉइंट 1 मेमोरी, उसके बाद माइनस .2 मेमोरी, .4 मेमोरी, .1 मेमोरी, फिर माइनस .1 मेमोरी, फिर .1 मेमोरी, फिर 0 मेमोरी, .2 मेमोरी, .5
मेमोरी, फिर 0.2 मेमोरी और 0.1 मेमोरी, 0.3 मेमोरी। ठीक है जी। तो ये इसकी एक्स बार की वैल्यू आ रही है जी। दिस इज इक्वल टू 0.142। ठीक है। और एस की वैल्यू आ रही है 0.1975। तो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लिया। यू कैन सॉल्व इट। आप इनको ऐड करें और टोटल पे डिवाइड कर दें 12 के ऊपर। उसके बाद सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर करें माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और वो निकालें वैल्यू और उसके बाद उसको डिवाइड कर दें n-1 पर। तो यू कैन फाउंड आल्सो एस। तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं इसमें टी में इधर ही पुट कर देता हूँ। तो टी क्या है जी, एक्स बार माइनस, तो यानी 0.142 माइनस μ1 माइनस 2 μ2 0 आ रहा है। एस की वैल्यू क्या है 0.1975 डिवाइडेड बाई √12। .142 मल्टीप्लाई विद √12, इसको ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 0.1975। ये जी हल होने के बाद वैल्यू आ रही है 2.49। तो टी की वैल्यू क्या आई है जी 2.49। अब स्टेप नंबर 5, तो क्रिटिकल रीजन क्या है जी। अब बताए देखें तो वन टेल है, तो सिर्फ खाली होगा t इज ग्रेटर देन t अल्फा विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको मैंने फिर ये जनरल केस लिखा। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी 0.025 अल्फा था, n क्या था 11 12 और ये 11 आ गया। और अब ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब इसको मैंने टेबल में देखना है, 0.025 को टेबल में देखना है कि क्या वैल्यू आती है। तो टी के टेबल में आप देखें इसको 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और 0.025 अल्फा है, तो 2.201 ये ले जी, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। दिस इज अवर क्रिटिकल वैल्यूज। यानी इसको मैं अगर प्लॉट करना चाहूँ, आई कैन प्लॉट इट लाइक दैट। तो ये राइट टेल है, तो ये वाला एरिया जो है वो 0.0 उसने क्या दिया है, किसके बराबर है, अल्फा क्या है 0.025 और दिस इज 1 माइनस अल्फा, ये एक्सेप्टेंस रीजन। और ये जो वैल्यू है दिस इज 2.201 दिस वैल्यू। अब आप देखिए कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज 2.49। तो 2.49 कहीं यहाँ पे अंदर लाई करेगी इस एरिया में। ठीक है, तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t is equal to 2.49 falls in the rejection region, therefore
we reject H naught, null hypothesis, and conclude that अब जो स्टेटमेंट उससे पूछी थी, अब उसको देखें क्या था कि H1 हमारा एक्सेप्ट हो चुका है इस टाइम। तो व्हाट वाज H1 के जो μ2 है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इट मींस के अब वही लाइन आपने लिखनी है इसके ऊपर, दैट द टॉर्स equipped with radial tires give better fuel economy. ठीक है जी, तो ये हमने इसमें से कंक्लूड कर लिया। चूँकि हमारा H1 जो है वो एक्सेप्ट हो गया, H नॉट रिजेक्ट हो गया, तो जब H नॉट रिजेक्ट हुआ, H नॉट क्या था कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, और H1 क्या था, नहीं, ऑन एवरेज जो है वो रेडियल टायर्स बेटर फ्यूल इकोनॉमी देते हैं, तो वो हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो ये इसमें से हमने इसका कंक्लूजन ड्रा कर लिया। तो जी तलबा, आज के लेक्चर में हमने पेड ऑब्जर्वेशंस को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, और पेड ऑब्जर्वेशन टी टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब सैंपल्स डिपेंडेंट हो या ऑब्जर्वेशंस पेयर के तौर पर लिए जाएं। डिपेंडेंट सैंपल से क्या मुराद है कि जब ऑब्जर्वेशन जिस पर पहले ली गई है दोबारा उसी पर दूसरी ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ेगी, हम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ द वर्ड डिपेंडेंट्स। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या होता है, द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन इंडिपेंडेंटली। आपने एक ग्रुप में से ऑब्जर्वेशन ली, किसी और ग्रुप में से दोबारा ऑब्जर्वेशन ले ली, तो वो इंडिपेंडेंट केसेस थे। अगर आपने सेम यूनिट को दोबारा यूज़ किया तो उसमें डिपेंडेंट केसेस को हम पेड ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं। आप देखें इसमें पेड ऑब्जर्वेशन थी कि सेम टायर को हमने पहले रेडियल टायर्स लगाए, उसके बाद उसी टायर को दोबारा बेल्टेड टायर्स के साथ दोबारा उसको इक्विप किया, और उसके बाद उनकी फ्यूल कंजम्पशन जो थी वो देखी गई। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।